A hockey player is moving northward and suddenly turns westward with the same speed to avoid an opponent. ठीक, सिचुएशन कुछ इस तरह की दी है कि एक हॉकी प्लेयर है, पहले वो किधर मूव कर रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और फिर उसने टर्न ले लिया वेस्टवर्ड विद द सेम स्पीड। अगर मान लिया ये v स्पीड से मूव कर रहा है तो यहाँ भी v स्पीड से ही मूव कर रहा है, अचानक से उसने टर्न ले लिया। तो ये पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द प्लेयर, प्लेयर पे फोर्स किधर लगा होगा, तो वो फ्रिक्शन फोर्स ही होगा, और किस डायरेक्शन में लगा होगा, तो फोर्स उसी डायरेक्शन में लगा होगा जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होती है जो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन है, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन है अपॉन टाइम, यही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। तो फाइनल वेलोसिटी तो आपकी वेस्टवर्ड्स है, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी हो गई, माइनस इनिशियल वेलोसिटी करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी के आगे माइनस लगा के ऐड कर रहे हैं, तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन मतलब रिवर्स करके उसमें ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये है आपकी फाइनल वेलोसिटी, ये है आपकी माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, तो ये बनेगा फाइनल माइनस इनिशियल, यानी फाइनल माइनस इनिशियल इस डायरेक्शन में आएगा आपका। तो यही आपका एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी और यही आपके फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो ये डायरेक्शन कौन सी बनने वाली है, ये बनने वाली है आपकी साउथ वेस्ट, ये डायरेक्शन बनेगी आपकी साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगी। क्लियर। तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा और किस डायरेक्शन में लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स साउथ वेस्ट डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ब्लॉक ए ऑफ मास 2 kg इज प्लेस्ड ओवर ए ब्लॉक बी ऑफ मास 8 kg, एक 2 kg का एक 8 kg का, द कॉम्बिनेशन इज प्लेस्ड ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस इफ g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बी एंड फ्लोर इज 0.5। ये दो बार रिपीट हो गया, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वी एंड फ्लोर इज 0.5 एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड फ्लोर ए एंड बी इज 0.4, और कितना फोर्स लगाया हमने 10 न्यूटन, और 8 kg ब्लॉक पे 10 न्यूटन फोर्स लगाया, फ्रिक्शन फोर्स पूछ रहे हैं ए और बी के बीच में कितना होगा। तो एक डायग्राम बनाएंगे फिर से, तो थोड़ी चीज़ें एकदम क्लियर होंगी आपको। तो ये मान लिया ग्राउंड सरफेस है और उस पर ये 8 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, और उस पर ये 2 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, इस तरह की सिचुएशन है, और इस पे फोर्स कितना लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं हम 10 न्यूटन। अब जरा पहले फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन वगैरह देखें कि क्या कहाँ डायरेक्शन होगी। तो ब्लॉक बी पे फ्रिक्शन फोर्स तो पीछे लगेगा, तो ब्लॉक बी पे फ्रिक्शन फोर्स हम पीछे की तरफ लगा देते हैं, ये ब्लॉक बी पे लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स होगा, और उसका रिएक्शन पार्ट ग्राउंड पे कहाँ लग रहा होगा, आगे की तरफ लग रहा होगा, ठीक है। इसका नाम भी रख देते हैं, तो इसका नाम हम रख देते हैं F1 या FB रख देते हैं, इसका नाम F1 रख देते हैं, ज़्यादा ठीक है F1। और अगर मैं पूछूं F1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, ज़रा वो भी निकाल देते हैं, तो वो होता है म्यू इंटू एन, म्यू कितना दिया है, बी और ग्राउंड के बीच में है 0.5, और नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो दोनों के वेट के बराबर होगा, और दोनों का वेट 10 kg, और वेट में कन्वर्ट करेंगे तो 10 इंटू 10 यानी 100 न्यूटन वेट है। तो ये फ्रिक्शन 50 न्यूटन हो गया। अब ये फ्रिक्शन 50 न्यूटन आ गया आपका, इसका मतलब ये है कि ब्लॉक बी पे सिर्फ आपने 10 न्यूटन फोर्स लगाया, और फ्रिक्शन की मैक्सिमम कैपेसिटी 50 न्यूटन है, तो यही फ्रिक्शन इसको पूरे 10 न्यूटन को बैलेंस कर लेगा, तो ऊपर वाली सरफेस पे तो फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं। तो ए और बी के बीच में जो फ्रिक्शन की वैल्यू होगी वो जीरो होगी, वो लगेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ग्राउंड से लगने वाले फ्रिक्शन ने ही बी को पूरी तरह से रोक रखा है, और बी जलने की टेंडेंसी में ही नहीं है, तो ए के बीच में ए और बी के बीच में फ्रिक्शन कोई आएगा ही नहीं, ठीक है। ए और बी के बीच में फ्रिक्शन तब आएगा जब बी मूव करना शुरू करे, थोड़ा सा मूव करना शुरू करे, अब ए को लगेगा कि मुझे बी के साथ चलना है तो फ्रिक्शन चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज ए स्लिप होकर पीछे गिर जाएगा। तो ए और बी के बीच में फ्रिक्शन सिर्फ तभी लग सकता है जब बी क्या करे, मूव करना शुरू कर दे, मूव करे, ठीक है, मूव करे तब ए और बी के बीच में फ्रिक्शन आएगा। बट यहाँ तो सिचुएशन ये है कि ग्राउंड का ही फ्रिक्शन इतना ज़्यादा है कि उसने 10 न्यूटन को बहुत आराम से बैलेंस कर लिया होगा, ठीक है, 50 न्यूटन फ्रिक्शन की वैल्यू है। तो इसका आंसर बनेगा 0, और 0 मतलब नन ऑफ दीज, डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं दो मासेज हैं ए और बी, ए का मास है 10 kg, बी का मास है 5 kg, आर कनेक्टेड विद स्ट्रिंग पासिंग ओवर ए फ्रिक्शनलेस पुली फिक्स्ड एट द सेंटर ऑफ ए टेबल एज शोन इन ए फिगर,
द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड टेबल इज 0.2। ए और टेबल के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.2 है, ये है। ठीक, द मिनिमम पूछ रहे हैं कि सी की वैल्यू कितनी हो ताकि ए मूव ना करे। अच्छा, बी की वैल्यू कितनी है? बी जो है वो 5 kg का है। अगर 5 kg का है तो इसका मतलब इसमें जो टेंशन होगा टी, ये 50 न्यूटन के बराबर होगा, तभी तो रोक पाएगा उसको। यानी ये पक्का हो गया कि यहाँ से खींचने वाला फोर्स जो है टेंशन टी, ये 50 न्यूटन है। और अगर ये 50 न्यूटन है तो ग्राउंड से लगने वाला फ्रिक्शन, ये ग्राउंड से लगने वाला फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 50 न्यूटन होनी चाहिए, तभी वो उसको रोक पाएगा। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू होती कितनी है? तो मैक्सिमम वैल्यू होती है म्यू इंटू एन, और ये किसके बराबर, किसको बैलेंस कर ले? टेंशन को बैलेंस कर ले, बात खत्म हो जाएगी। तो अब जरा यहाँ देखते हैं यहाँ क्या होने वाला है। ठीक, इक्वेशन बनाते हैं। तो म्यू इंटू एन इज इक्वल टू टेंशन, टेंशन कितना है? 50 न्यूटन। म्यू कितना है? म्यू है 0.2। नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? तो नॉर्मल रिएक्शन होगा ए का वेट प्लस सी का वेट। ए का वेट कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन, और सी का वेट mg लिख देता हूँ, m इंटू 10 इज इक्वल टू 50। तो 0.2 से मल्टीप्लाई करें तो ये पहला 20 हो जाएगा, और ये आपका 2m हो जाएगा, और ये 50 हो जाएगा। तो ये 20 इधर आगे 50 से माइनस करेंगे तो ये 30 बचेगा। तो जो m आ रहा है वो 15 kg आ रहा है, मतलब 15 kg वजन रखना पड़ेगा आपको उस पर। 15 kg का ब्लॉक जब रखोगे तभी वो रुक पाएगा। तो आपका आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ए पार्ट, ए पार्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या है कि एक 40 kg की स्लैब है, फ्रिक्शनलेस फ्लोर पर रखी हुई है, और 10 kg का ब्लॉक है, रेस्ट ऑन द टॉप ऑफ स्लैब। द स्टैटिक फ्रिक्शन जो दिया है और काइनेटिक फ्रिक्शन दिए हैं दोनों 0.6 और 0.4, ये एक स्टैटिक है एक काइनेटिक है, और 10 kg का ब्लॉक रखा है उसके ऊपर, और उसके 10 kg के ब्लॉक पर 100 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं। अब रिजल्टिंग एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं स्लैब का कितना होगा। ठीक है, स्लैब ये नीचे वाली है और ग्राउंड पर कोई फ्रिक्शन नहीं। ठीक, तो अगर मैं 10 kg वाले फ्रिक्शन दिखाऊं तो 10 kg वाले फ्रिक्शन लगेगा पीछे, और उसका रिएक्शन पार्ट 4 kg वाले पे कहाँ लगेगा? आगे लगेगा। ठीक, और ग्राउंड पे तो कोई फ्रिक्शन लगेगा नहीं, ग्राउंड तो कैसा है आपका? स्मूथ है। तो अगर मैं दोनों की इक्वेशन लिखूं, जैसे मैंने पहले की इक्वेशन लिखी, या इसका सीधे मेथड की बात करते हैं कि इसका करने का मेथड क्या होता है। ठीक है, तो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, मैं आपको ध्यान से सारी चीज़ें समझाऊंगा। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हम ये मान के चलते हैं कि दोनों ब्लॉक्स साथ साथ चल रहे हैं, स्लैब और ब्लॉक दोनों जो हैं वो साथ साथ चल रहे हैं। ठीक, तो स्टेप नंबर 1, दे आर मूविंग टुगेदर। स्टेप नंबर 1, दे आर मूविंग टुगेदर, एक साथ चल रहे हैं। अगर वो एक साथ चल रहे हैं तो एक्सेलरेशन कितना होगा? तो एक्सेलरेशन नेट फोर्स, जो नेट एक्सटर्नल फोर्स 100 न्यूटन ही माना जाएगा, फ्रिक्शन तो इंटरनल फोर्स है, अपॉन टोटल मास 50 kg है, तो नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहला पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट हम ये मेजर करते हैं कि साथ साथ चलने के लिए फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट कितनी है। तो अगर मैं 10 kg वाले पे इक्वेशन बनाऊँ या मैं 40 kg वाले पे इक्वेशन बनाता हूँ, तो 40 kg वाले को अगर आप ध्यान से देखोगे उस पर एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ फ्रिक्शन ही है, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना आया? 2 का। तो फ्रिक्शन की जो रिक्वायरमेंट है वो 80 न्यूटन की रिक्वायरमेंट है, ये है रिक्वायरमेंट, ये है फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट। स्टेप नंबर 3, अब हम ये ढूंढेंगे कि फ्रिक्शन अवेलेबल कितना है, मैक्सिमम अवेलेबिलिटी कितनी है। फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वही अवेलेबल होगी, और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ही ज़्यादा होती है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट कितना है? 0.6 इंटू नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन 10 kg का 100 न्यूटन हो जाएगा। तो अवेलेबिलिटी सिर्फ 60 न्यूटन है। अब समझने वाली बात क्या है वो ध्यान से सुनना। चाहिए आपको 80, है सिर्फ 60, तो इसका मतलब साथ साथ चलेंगे ही नहीं। इसका मतलब दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा, दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा तो हम फिर से कैलकुलेट करेंगे। लेकिन एक बात हमें पक्का हो गई कि जब अलग अलग चल रहे हैं तो उनके बीच में फ्रिक्शन जो लगेगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। ठीक, इसका मतलब जो हमारी प्रीमाइस थी कि दे आर मूविंग टुगेदर, वो गलत होगी, दे विल नॉट मूव टुगेदर। ठीक है, तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? अब काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो डायरेक्शन तो वही रहेगी जो है। तो अगर मैं 10 kg वाले की इक्वेशन बनाऊँ, 10 kg वाले की, तो आगे की तरफ फोर्स जो लग रहा है वो है 100 न्यूटन, पीछे की तरफ लग रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन जो आएगा वो 40 न्यूटन आएगा, सॉल्व कर लेना आप। म्यू के की वैल्यू 0.4 है और नॉर्मल एक्शन 100 न्यूटन है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 40 न्यूटन, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन A1 10 kg का हम मान ले रहे हैं A1, तो A1 की जो वैल्यू आ गई आपकी वो आ गई आपकी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, इसी तरह से अगर हम 40 kg के बारे में बात करें, 40 kg, तो 40 kg को चलाने वाला एक ही फोर्स है, और वो कौन सा है? वो है फ्रिक्शन फोर्स।
और फ्रिक्शन फोर्स कौन सा लग रहा है, काइनेटिक लग रहा है। काइनेटिक की वैल्यू कितनी है, 40 न्यूटन। तो 40 न्यूटन इज इक्वल टू मास 40 kg इंटू एक्सेलरेशन a2। तो a2 की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपसे यही पूछा गया है स्लैब का एक्सेलरेशन कितना होगा, तो आपका आंसर बनेगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो योर आंसर विल बी डी पार्ट। तो ये है पूरी प्रोसीजर, ये पूरा प्रोसीजर है कि ब्लॉक ओवर ब्लॉक को कैसे सेटल करते हैं। सब पहला स्टेप मानो एक साथ चल रहे हैं, दूसरा स्टेप उसके लिए फ्रिक्शन रिक्वायर्ड कितना है, तीसरा स्टेप मैक्सिमम अवेलेबिलिटी कितनी है, चौथा स्टेप कंपेयर करो कि वाकई ये साथ साथ चलने लायक हैं कि नहीं है, और अगर हैं तो हमारा वही आंसर आ जाएगा, और अगर नहीं है तो दोबारा से दोनों की ब्लॉक की इक्वेशन बना के दोनों का अलग अलग एक्सेलरेशन निकाला जाएगा, जैसा कि हमने इसमें निकाला है। तो इस चीज़ को आप एक दो बार करके ना इसको दिमाग में सेट कर लेना ढंग से, तभी आप ब्लॉक ओवर ब्लॉक कर पाओगे। अदरवाइज ब्लॉक ओवर ब्लॉक को देख के आपको हमेशा डर लगेगा। In the arrangement shown in the figure, mass of the block B and A are 2 मीटर एंड 2m एंड 8m रिस्पेक्टिवली। ठीक है, फिगर में B और A के मास 2m और 8m दिए हैं। सरफेस बिटवीन B एंड फ्लोर इज स्मूथ। ब्लॉक B इज कनेक्टेड टू ब्लॉक C। ठीक है, B का जो है मास है वो है 8m और A का जो मास है वो है 2m। ये है सिचुएशन। ठीक, और B को हमने ऐसे स्मूथ सरफेस है, यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है, और हमने C के साथ अटैच कर रखा है और पूरा सिस्टम रिलीज कर दिया है। और पूछ रहे हैं मिनिमम वैल्यू पूछ रहे हैं C की कितनी हो ताकि ब्लॉक A जो है B के रिस्पेक्ट में रेस्ट में रहे, और A और B के बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है। A और B के बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट क्या है, म्यू, और C का मास पूछ रहे हैं MC कितना होगा। तो मान लिया C का मास MC है, तो नीचे फोर्स कितना लगेगा, MCG, ऊपर कितना लगेगा, टेंशन T, और यहाँ पे भी टेंशन क्या लग रहा होगा, T, और ये नीचे A से एसलेट करेगा ऐसे, और ये आगे A से एसलेट करेगा। तो इक्वेशन बनाते हैं। MC की अगर हम इक्वेशन बनाना तो लिखी जाएगी इक्वेशन MC इंटू जी माइनस टी इज इक्वल टू MC इंटू A। अगर हम B ब्लॉक B और A की कंबाइंड इक्वेशन बनाए तो उस पर लगने वाला फोर्स सिर्फ टेंशन है, और दोनों 8m और 2m यानी 10m का मास हो जाएगा इंटू एक्सेलरेशन A। ठीक, दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दें, T से T कट जाएगा, A की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो जो A की वैल्यू आने वाली है आपकी वो आने वाली है MCG अपॉन MC प्लस 10m। एक पॉइंट तो ये हो गया। ठीक, अब दूसरा पॉइंट हम इसकी इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस करते हैं कि रेस्ट में कब रहेगा। तो अगर ये A से एसलेट कर रहा है तो इस पर जो लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन होगा वो मास इंटू एसलेशन के बराबर हो जाएगा, यानी मास उसका 2m है और एसलेशन A है। ये नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा, और म्यू कम से कम इतना तो हो ताकि म्यू की वजह से जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो इसके वेट को बैलेंस कर ले। तो ऊपर तो लगेगा फ्रिक्शन फोर्स और नीचे क्या लगेगा, इसका वेट 2mg, इनको बैलेंस कर ले। तो मैं इसकी इक्वेशन यहाँ लिख रहा हूँ, अब ध्यान से देखते जाना। म्यू कम से कम इतना होना चाहिए, या नॉर्मल रिएक्शन कम से कम इतना होना चाहिए कि फ्रिक्शन फोर्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे लग के इसके वेट को बैलेंस कर ले। वेट है इसका 2mg, और फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, म्यू इंटू एन। नॉर्मल रिएक्शन कितना था, नॉर्मल रिएक्शन था 2ma इज इक्वल टू 2mg। तो 2m से 2m क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और यहाँ से a की जो वैल्यू आ रही है वो g बाई म्यू आ रही है। ठीक है, a की वैल्यू जो आ रही है यहाँ से, a की वैल्यू जो मिल रही है वो क्या आ रही है, g बाई म्यू। अब हमें करना कुछ नहीं है, a की वैल्यू उठा के यहाँ डाल देनी है, बस आपको आंसर मिलेगा। तो सॉल्व कर लेते हैं। a की वैल्यू क्या आ रही है, g बाई म्यू इज इक्वल टू क्या बनने वाला है, mcg अपॉन mc प्लस 10m। g से g क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, mc प्लस 10m जो आएगा वो म्यू टाइम्स mc के बराबर आ जाएगा। तो mc अगर हम कॉमन ले लें इधर ला के इसको, तो 10m अपॉन म्यू माइनस 1, ये बनेगी mc की वैल्यू, 10m अपॉन म्यू माइनस 1। सो योर आंसर विल बी डी पार्ट। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको ध्यान से देखने वाली बात थी कि सबसे पहले हमने एसलेशन निकाला, एसलेशन से नॉर्मल रिएक्शन निकाला, नॉर्मल रिएक्शन से फ्रिक्शन फोर्स निकाला, और फ्रिक्शन फोर्स किसको बैलेंस करेगा, 2m के वेट को बैलेंस करेगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं एक फ्लैट कार है, इज गिवन एन एक्सेलरेशन a नॉट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ए केबल इज कनेक्टेड टू ए क्रेट ऑफ वेट 50 kg एज शोन, हुज अदर एंड इज अटैच टू द फिक्स सपोर्ट ऑन द ग्राउंड। ठीक है, नेगलेक्ट फ्रिक्शन बिटवीन फ्लोर एंड द कार व्हील्स एंड ऑल्सो द मास ऑफ द पुली। बढ़िया है। कैलकुलेट द करस्पॉन्डिंग टेंशन इफ द केबल
इन द केबल इफ म्यू इज इक्वल टू 0.3 बिटवीन द क्रेट एंड द फ्लोर ऑफ द कार। क्रेट और फ्लोर के बीच में जो म्यू है, यहाँ पे ये जो म्यू है ये आपको दिया है 0.3, यहाँ पे ये है सिचुएशन, यहाँ पे 0.3 दिया और एसलेशन कितना दिया, ए नॉट की वैल्यू दी है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सबसे पहली बात ये है कि अगर जो कार है ये फ्लैट कार है, जो ट्रक वगैरह जो भी है, अगर ये ए नॉट से एसलेट कर रहा है तो ये ब्लॉक कितने से एसलेट करेगा, सबसे पहले हमें तो ये समझना है। ठीक, ये ब्लॉक कितने से, तो ये जब ए नॉट से एसलेट करेगा तो पुली भी ए नॉट से आगे जाएगी, पुली ए नॉट से आगे जाएगी तो ये जो ब्लॉक है ये उसको 2 ए नॉट से एसलेट करना पड़ेगा, तब पुली ए नॉट से आगे जाएगी। ये सबसे समझने वाली बात है। अगर पुली 1 मीटर आगे बढ़ती है तो उसको 2 मीटर रस्सी चाहिए, 1 मीटर ऊपर चाहिए, 1 मीटर नीचे चाहिए, और ये दोनों मीटर सप्लाई कहाँ से होगी, ये वाला एंड तो फिक्स है, ये तो मूव कर ही नहीं सकता, तो ये ब्लॉक से ही सप्लाई होगी। तो अभी तक आपको ये कम से कम समझ में आ जाना चाहिए कि अगर ये ए नॉट से एसलेट कर रहा है तो इस ब्लॉक का एसलेशन होगा 2 ए नॉट। अब हम इक्वेशन बनाते हैं, इसमें लगने वाला टेंशन T, पीछे लगने वाला फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एसलेशन। तो इक्वेशन बनाएंगे T माइनस म्यू कितना 0.3 इंटू एम जी फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास m इंटू एसलेशन कितना है 2 ए नॉट, मतलब 4 का एसलेशन है। तो टेंशन कितना आ जाएगा, तो टेंशन आपका आ जाएगा 3m, तो ये हो जाएगा 4m, ये हो जाएगा, उधर जाके 7m हो जाएगा, और m की वैल्यू दी है 50, तो ये हो जाएगा आपका 350 न्यूटन का जो है वो क्या आएगा, उसमें टेंशन आएगा। ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें एक ब्लॉक बी है, उसके ऊपर ब्लॉक ए रखा हुआ और हमने इस तरह से स्ट्रिंग जो है ऊपर निकाली हुई है और यहाँ फोर्स एफ लग रहा है। ए और बी का मास दोनों का 2 kg है। ब्लॉक बी इज रेस्टिंग ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये ग्राउंड जो है वो स्मूथ है, यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन ए और बी के बीच में फ्रिक्शन है। कितना है ए और बी के बीच में फ्रिक्शन, तो वो म्यू दिया है आपको 0.5। ठीक है, ये ए और बी के बीच में फ्रिक्शन है। द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ दैट कैन बी अप्लाइड सो दैट द ब्लॉक डज नॉट स्लिप ओवर ब्लॉक बी। ए स्लिप ना करे तो ये फोर्स की कितनी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो फोर्स अगर आप मैक्सिमम चाहते हो तो इसका मतलब फ्रिक्शन यहाँ मैक्सिमम लग रहा होगा। फोर्स मैक्सिमम चाहते हो तो यहाँ पे फ्रिक्शन क्या लग रहा होगा, मैक्सिमम। तो बना लेंगे डायग्राम। ये मान लिया ब्लॉक बी है, ये मान लिया ब्लॉक ए है, और इस तरह से ऐसे घुमा के बनाइए स्ट्रिंग। ठीक है, तो स्ट्रिंग भी बनाते हैं ध्यान से। ये स्ट्रिंग यहाँ है, यहाँ पे, और यहाँ पे एक पुली है, सॉरी, फिर ये स्ट्रिंग यहाँ आई है इस तरह से, फिर यहाँ पे फिर एक पुली है, ऐसे, और फिर ये स्ट्रिंग यहाँ से ऐसे आई है। ये वाली पुली इससे अटैच्ड है इस तरह से, और ये वाली पुली भी बी से ही अटैच्ड है, दोनों बी से ही अटैच्ड, इस तरह की सिचुएशन है। तो अगर ये मान लिया फोर्स एफ है यहाँ पे, तो इसमें टेंशन भी एफ के बराबर होगा, यहाँ भी एफ होगा, यहाँ भी एफ होगा, यहाँ भी एफ होगा, इसमें भी कितना होगा, एफ होगा। और ग्राउंड है स्मूथ, और ये कह रहे हैं स्लिप नहीं कर रहा है, स्लिप नहीं कर रहे हैं दोनों एक दूसरे पे, इसका मतलब दोनों साथ साथ चलेंगे, रुकेंगे तो है नहीं, क्योंकि ग्राउंड स्मूथ है। तो पूरे सिस्टम को अगर हम सोचेंगे, पूरे सिस्टम को, तो पूरे सिस्टम में जो एक्सटर्नल फोर्स है वो एफ है, एक्सटर्नल फोर्स जो है वो क्या है, एफ है। ठीक है, और ये पे लगने वाला फ्रिक्शन अगर हम दिखा सकते हैं तो फ्रिक्शन इस पे इस तरह से दिखेगा, लगेगा कि ए पे तो फ्रिक्शन लग रहा होगा पीछे की तरफ, और बी पे फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा, आगे की तरफ। ठीक है, तो नेट फोर्स कितना, एफ अपॉन टोटल मास कितना है 4 kg। एम ए और एम ई का मास दोनों का सेम है, तो ये बनेगा इनका एक्सेलरेशन। ठीक, अब अगर हम ए पे इक्वेशन बनाएं, ए पे इक्वेशन क्या बनेगी, तो ए पे इक्वेशन ये बनेगी एफ माइनस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी म्यू एम जी, म्यू कितना है 0.5, और एम जी कितना है, एम जी हो जाएगा 20, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 2 इंटू ए। जरा इक्वेशन बनाए तो क्या बनने वाली, एफ माइनस ये तो हो जाएगा आपका 10 इज इक्वल टू 2 इंटू ए कितना है, ए है f/4, तो ये f/2 हो गया। ठीक है, तो 10 को इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो f/2 बचेगा, वो 10 के बराबर हो जाएगा, तो f जो है वो 20 न्यूटन आ गया। f कितना आ जाएगा आपका 20 न्यूटन।
तो इतना तो मिनिमम फोर्स आपको चाहिए ताकि ये दोनों एक साथ चल सकें, 20 न्यूटन मतलब मैक्सिमम फोर्स है। अगर इससे ज़्यादा लगाओगे फोर्स तो दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे, फिर स्लिप होना शुरू हो जाएंगे एक दूसरे पे। ठीक है, इस तरह की ये सिचुएशन है। अगर हम बी की इक्वेशन बनाएं तो बी की इक्वेशन पे बन पाएगी क्या? जरा बी की इक्वेशन देखते हैं जरा, इसमें बी की इक्वेशन भी बननी चाहिए। तो बी पे एक फोर्स एफ यहाँ लग रहा है, ये दोनों तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक फोर्स एफ पीछे लग रहा है और एक ये लग रहा है फ्रिक्शन। तो अगर हम सिर्फ बी की इक्वेशन पे देखें बी पे क्या क्या फोर्सेज लग रहे हैं, तो एक तो फोर्स ये माना जाएगा एफ, क्योंकि दोनों पुलिस जो हैं वो बी का ही पार्ट है, एक फोर्स तो एफ यहाँ माना जाएगा। ठीक, ये दोनों तो इंटरनल फोर्स हो कैंसिल आउट हो जाएगा, एक फोर्स ये माना जाएगा क्योंकि पुली बी का ही पार्ट है ना, तो एक फोर्स ये माना जाएगा, ये भी एफ ही है, और ये फ्रिक्शन माना जाएगा। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 10 न्यूटन ये है। तो और ये भी उसी एसलेशन से एसलेट करेगा, इसका एसलेशन कितना है? F/4। तो चलो इक्वेशन इसकी बनाते हैं, 2 kg का ये भी है। तो नेट फोर्स अगर आप देखोगे तो उस पर सिर्फ 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, बाकी एफ और एफ तो कैंसिल आउट हो जाए। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एसलेशन। एसलेशन कितना है? F/4। तो ये 2 से 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फोर्स कितना आ जाएगा आपका? 20 न्यूटन। तो अगर आप ए की इक्वेशन बनाने से बहुत आसान था, बी की इक्वेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी, लेकिन आंसर तो सेम ही आ रहा है। इसका मतलब हम एकदम ठीक कर रहे हैं। बी पार्ट, डी पार्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस इज म्यू। ब्लॉक और हॉरिजॉन्टल सरफेस के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है? म्यू है। द ब्लॉक मूव्स टुवर्ड्स राइट अंडर एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स एफ। Sometimes later another force P is applied to the block making an angle theta such that tan theta is equal to mu with the vertical as shown in the figure। ठीक है, ये ब्लॉक में F फोर्स लगा रहे थे और मूव कर रहा था राइट डायरेक्शन में, और फिर आपने एक P फोर्स भी लगा दिया। ठीक है, अब पूछ रहे हैं एसलेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, एसलेशन बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ठीक है, और फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना है? म्यू। तो पहले केस का एसलेशन बात करते हैं, पहले केस में एसलेशन कितना होगा? पहले केस का एसलेशन बनेगा F माइनस म्यू एम जी अपॉन एम। तो ये बन रहा है F/m माइनस म्यू जी। ये तो हो गया पहले केस का एसलेशन। अब जरा दूसरे केस का एसलेशन देखते हैं। तो दूसरे केस में अगर आप ध्यान से देखोगे वर्टिकल से एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? थीटा। तो ये वाला बनेगा P cos थीटा, और ये क्या बनेगा? P sin थीटा। ठीक है, तो इक्वेशन अगर हम बनाएंगे तो पहले फ्रिक्शन की वैल्यू, नॉर्मल रिएक्शन निकाल लेते हैं। नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? तो नॉर्मल रिएक्शन mg तो पहले भी लग रहा था, और क्या आ गया? P cos थीटा आ गया आपका। तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन लगेगा म्यू इंटू एन, म्यू एम जी प्लस P cos थीटा। अब ड्राइविंग फोर्स कितना है? तो ड्राइविंग फोर्स है F प्लस P sin थीटा माइनस फ्रिक्शन, मतलब म्यू एम जी माइनस म्यू P cos थीटा इज इक्वल टू एम इंटू ए, नया एसलेशन ए डैश। तो यहाँ से जो ए डैश आने वाला है वो आपका F/m पहले भी था, वो है, माइनस म्यू जी वो भी है, प्लस एक नया टर्म आ रहा है, और वो नया टर्म आ रहा है P टाइम्स कॉमन ले लें तो ये आ रहा है साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा अपॉन एम। अब हमें ये देखना है कि ये टर्म जो है वो क्या करेगा, एसलेशन को बढ़ाएगा, कम करेगा, क्या करेगा। और म्यू जो है वो tan थीटा के बराबर दिया है। तो जरा इस वाले टर्म पे फोकस करते हैं, सिर्फ इस वाले टर्म पे कि ये टर्म क्या कर रहा है, क्योंकि ये तो एसलेशन पुराना वाला भी है, ये तो ए बन गया आपका। अब ये देखते हैं ये टर्म क्या होने वाला है इसके साथ। तो चलो वैल्यू डालते हैं, इसी टर्म पे फोकस कर रहे हैं। P/m तो मैंने अलग लिख लिया, ये आपका साइन थीटा माइनस म्यू है tan थीटा हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, साइन थीटा माइनस साइन थीटा तो हो गया जीरो। ओके, तो ये जीरो हो गया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फाइनल एक्सेलरेशन और इनिशियल एक्सेलरेशन क्या होंगे? सेम होंगे भाई, सेम, एकदम सेम। ठीक, समझ में आ गया होगा आपको कि ये P का इम्पैक्ट हुआ नहीं कुछ। क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ ऐसा? थ्योरेटिकली अगर हम सोचें, कंसेप्चुअली सोचें, क्यों नहीं हुआ इस फोर्स का इम्पैक्ट? क्योंकि इसका एक कंपोनेंट जो है वो तो फोर्स बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और इसका दूसरा कंपोनेंट जो है वो फ्रिक्शन को बढ़ा के फोर्स कम करने की कोशिश कर रहा है, और ये इस तरह से अरेंज है ताकि इनका नेट इम्पैक्ट आपस में घट के जीरो हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, और इस वजह से टोटल एक्सेलरेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आंसर क्या बनेगा? सी पार्ट रिमेन सेम।